हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अंकित एजुकेशन अड्डा पर सुपर टेट की प्रॉपर क्लासेस चल रही है साइंस की, तो जो है साइंस का अभी मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जो लोग ये चैनल पे न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होने वाली हैं। और जिन्होंने वो दोनों चैप्टर के क्लासेस नहीं देखी हैं, वो जाके चैनल पे वीडियो प्रोवाइड है, उसको देख लें। तो आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्स बल। थर्ड चैप्टर है फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल एक सदिश राशि है। इसका मात्रक एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। तो इसमें जो है न्यूटन इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। और बल जो है सदिश राशि है, ये इम्पॉर्टेंट है। बल के प्रकार देख लेते हैं। बल मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? किन्हीं दो पिंडों के बीच जो आकर्षण होता है, आकर्षण के कारण जो बल लगता है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत चुम्बकीय बल। यह बल भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थिर वैद्युत बल। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। मीन्स 2 स्थिर बिंदु और उनके आवेशों के बीच लगने वाला ही बल स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। माना Q1 व Q2 आवेश है, जिनके बीच की दूरी r है। इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ E0 निर्वात में विद्युतशीलता है। इसको मैं याद करवा देती हूँ। स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला क्या है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यही इसका फार्मूला है, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल ध्रुवों के मध्य लगने वाला दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल चुंबकीय बल कहलाता है। माना M1 M2 प्रबलता वाले 2 ध्रुव, जिनके बीच की दूरी के बीच लगने वाला चुंबकीय बल 1/4 पाई म्यू M1 M2 अपान 2r, जहाँ म्यू ध्रुवों के बीच के माध्यम की चुंबकशीलता है। नेक्स्ट देखते हैं दुर्बल बल। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉनों के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है। इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रॉनों के बीच पारस्परिक क्रिया क्षीण बलों के माध्यम से ही होता है। ये बल का दुर्बल या क्षीण इसलिए कहलाता है कि इनका परिणाम प्रबल बल का लगभग 10⁻⁻13 गुना होता है। इनके द्वारा संचालित क्षय प्रक्रिया अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबल बल। प्रबल अम्ल। नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। इसे प्रबल बल कहते हैं। यहाँ बल अति लघु परास बल है। इसका परास लगभग 10⁻10 मीटर 13 है। 1 मिनट देखने दीजिए। 10⁻15 है। इसका परास 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है। नेक्स्ट देखते हैं पेशीय बल। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को ही पेशीय बल कहा जाता है। सभी जीवों, मनुष्य तथा जंतु कार्य करने में ही पेशीय बल का ही प्रयोग किया जाता है। पेशीय बल का एग्जाम्पल है जैसे कुली के द्वारा जो है भार को ढोना, ये सब पेशीय बल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देते हैं सरल मशीन। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने
वाली एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है। उत्तोलक। उत्तोलक एक सरल मशीन का उदाहरण है। यह एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, जैसे चिमटा, सरौता, कैंची आदि। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 आयास, नंबर 3 भाग। तो देख लेते हैं आलंबन किसे कहते हैं। वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है आलंब कहलाता है। आलंब का ये परिभाषा था। आयास का देखते हैं। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहा जाता है। भार देख लेते हैं। उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को हटाया उठाया जाता है उसे भार कहा जाता है। फिर देख लेते हैं उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ऐसा उत्तोलक जिसमें आलंब भार आयास के बीच में होता है। आलंब जो है भार और आयास के बीच में, तो मतलब भार पहले होगा, फिर आलंब होगा, फिर आयास होगा। उसका कहने का मतलब यही है। आलंब जो है भार और आयास के बीच में होता, उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे कैंची हो गया, हैंडपंप हो गया, झूला हो गया इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। ऐसा उत्तोलक जिसमें भार आयास और आलंब के बीच में होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाता है। जैसे सरौता हो गया, एक पहिया वाला ठेला हो गया, नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो गई। तो इसमें जो है इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाएगा हैंडपंप किस प्रकार के उत्तोलक है, तो प्रथम श्रेणी का। नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आती है, तो द्वितीय श्रेणी की। ऐसे पूछा जाएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक ऐसे उत्तोलक जिसमें आयास, आलंब और भार के बीच में होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे चिमटा हो गया, स्टेपलर आदि हो गया। अब केंद्र बल देख लेते हैं। वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma, तो F बराबर mv²/r। ये हमने उस नेक्स्ट इसके पहले वाले चैप्टर में भी अभिकेंद्र बल को डिस्कस किए थे कि जो वृत्तीय पथ है, जैसे ये वृत्तीय पथ हो गया, वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कणों पर एक बल कार्य करता है जो सदैव वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र है, केंद्र की ओर, सदैव वृत्त की केंद्र की ओर ही होता है। मतलब वृत्त के केंद्र इधर को ही लगेगा। इस बल को ही अभिकेंद्र बल कहा जाता है। इसे F से डिनोट किया जाता है। तो F बराबर m में, तो F बराबर mv²/r। ये इसका फार्मूला हो गया अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र बल की एग्जाम्पल क्या है। पहला है जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो जैसे मान लो कोई सड़क है और उसका मोड़ है, जैसे कोई सड़क है मान लो सीधे, फिर उसके बाद उसका मोड़ है, तो ये यहाँ पर लगने वाला केंद्र बल टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। यही कहने का मतलब है। दूसरा है आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्र बल के प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल इसके विपरीत दिशा में लगता है। इस प्रतिक्रिया बल को ही अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो अपकेंद्रीय बल जो है अभिकेंद्र बल का विपरीत दिशा में लगता है। इसमें एग्जाम्पल इसका देखते हैं। दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी इस सिद्धांत पर कार्य करती है। और जो है वॉशिंग मशीन हो गया अपकेंद्र बल पर काम करती है। इसका एग्जाम्पल, ये फेमस एग्जाम्पल है दूसरा, वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट देखते हैं बल आघूर्ण किसे कहते हैं।
किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम अक्ष के बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। टाउ बराबर F इंटू एल और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। टाउ बराबर क्या होता है? F इंटू एल। तो F का मात्रक न्यूटन हो गया, L का मात्रक मीटर, दो ही है। टाउ बराबर आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। जैसे हैंडपंप के हत्थे को लंबा करना, इससे हैंडपंप चलाने में आसानी होता है। जड़त्व आघूर्ण देख लेते हैं। पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः घूर्णन के लिए जान वाले परिवर्तन का विरोध करता है, पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। I बराबर एम आर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण I बराबर एम आर स्क्वायर। संतुलित बल किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहे हैं तो सभी बल परिणाम में एक दूसरे के समान परंतु विपरीत दिशा में इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल शून्य हो, तो पिंड पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। मीन्स जब कोई पिंड कार्य कर रहा है और उस पर बल लग रहा है तो सभी उस पे लगने वाले सभी बल का परिणाम एक दूसरे के समान और विपरीत दिशा में लग रहे हो और उनका परिणामी बल शून्य हो, तो फिर इस पिंड पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड पर लगने वाले बलों का परिणामी बल इस प्रकार कार्य करे कि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। मीन्स जब कोई पिंड पर लगने वाले बल का परिणामी बल शून्य न होकर बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो उसे ही असंतुलित बल कहा जाता है। घर्षण बल किसे कहते हैं? ऐसे बल जो दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करे, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो घर्षण बल किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करें। जैसे सड़क पर जो हम लोग चलते हैं घर्षण बल के ही कारण। देखते हैं घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण बल। किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु उस सतह के मध्य लगने वाले बल जो उस वस्तु को संतुलित रखता है स्थैतिक घर्षण बल कहता है। सीमांत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल का मान जब अधिकतम हो तो उस अवस्था को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। नंबर 1 गति घर्षण बल। गतिमान वस्तु तथा संपर्क तल के बीच लगने वाला घर्षण बल को गति घर्षण बल कहते हैं। इसका सीमांत घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्पी घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही है तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही सर्पी घर्षण कहते हैं। लोटनी घर्षण बल किसे कहते हैं? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़क जाती है तो दोनों सतहों के बीच कार्यरत बल को लोटनी घर्षण बल कहते हैं। नोट में क्या है? नोट इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना है। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन एक शायद MPYQ में आया हुआ। लोटनी घर्षण बल का मान कम होता है या अधिक? तो लोटनी घर्षण बल जो है सबसे कम होता है और स्थैतिक का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण बल अधिकतम जब द्रव ठोस सतह के मध्य से कम वायु ठोस के मध्य घर्षण बल सबसे कम होता है। देख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। किसी वस्तु का जड़त्व जितना होगा वह उस वस्तु का द्रव्यमान ही उतना होगा। मीन्स जितना जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना होगा उसका जड़त्व भी उतना ही होगा। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। वस्तु को चाहे पृथ्वी पर रखा जाए या चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है और भार जो है परिवर्तित होता रहता है। भार देख लेते हैं। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। माना पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G, द्रव्यमान M तथा बल F है तो F बराबर mg। भार जो होता है F बराबर mg और M जो होता है द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है लेकिन भार जो है परिवर्तित होता रहता है।
जो है किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर जितना होता है, चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाता है। मीन्स भार जो है परिवर्तित होता रहता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, आप कहीं भी चले जाए। चूंकि भार आकर्षण बल के बराबर होता है, तो W बराबर F बराबर W बराबर mg। तो जो ये F है ये आकर्षण बल के बराबर होगा, तो F बराबर W हो गया, तो W बराबर mg। कहने का मतलब यही है। तो ये था आज के चैप्टर का थ्योरी। अब चलते हैं MCQ देख लेते हैं। पहला नंबर देख लेते हैं। किसी बल, अरे फर्स्ट नंबर है, एक बल F इक्वल 5I प्लस 3J न्यूटन एक वस्तु को 2I माइनस J वेक्टर मीटर विस्थापित कर देता है, तो कृतकार क्या होगा। तो इसको मैं करवा देती हूँ अपने तरीके से। तो सबको पता होगा F बराबर W बराबर F इंटू S, जहाँ S विस्थापन हो जाएगा और F जो है बल हो जाएगा और W हो जाएगा किया गया कार्य। तो F का मान दिया गया है 5I प्लस 3J, ये हो गया, इंटू S हो जाएगा 2I माइनस J। तो एक चीज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। तो जहाँ I और I आएगा, वहाँ पे I और I जहाँ आएगा, I इंटू I, वहाँ 1 होगा। जहाँ J इंटू J होगा, वहाँ 1 होगा। लेकिन जब I इंटू J हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, J इंटू I हो जाएगा, वहाँ भी 0 हो जाएगा। I इंटू J हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और चाहे J इंटू I कर दो तब भी 0 होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और I और I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर 2 का जो है गुणा इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन J और I का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। फिर हो जाएगा माइनस का, तो J और I में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 5 इंटू 0 मतलब 0 ही हो जाएगा। तो फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और J का J को इंटू 1 हो जाएगा। तो फिर 10 में से 3 गए बराबर 7, तो 7 जूल इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ने समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पे प्रॉपर बताने की कोशिश किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा है, तो तल का दबाव ज्ञात कीजिए। दाब क्या होता है, दाब का फार्मूला P बराबर F अपान A। यहाँ F का मान दिया गया है, ये न्यूटन में दिया गया है, और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को वर्ग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 वर्ग सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 बटे 100 गुणे 100, ये मीटर हो जाएगा। और F का मान कितना दिया गया है, F का मान दिया गया है 100, तो 100 अपान 10 की पावर 4 इसको कर देते हैं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 अपान 10, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो आ जाएगा 10 की पावर 5। तो हो जाएगा आंसर नंबर ए इंटू 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाए? तो 1/4 हो जाएगा। कैसे इसको बता देते हैं, तो F जो है उनके बीच F डायरेक्टली प्रपोर्शन 1/d² तो जब d का मान बढ़ाएंगे तो F का मान घटेगा। सपोज करिए अभी d बराबर 1 है, तो इसको 1 है तो इसको दोगुना जब कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2d का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4d² हो जाएगा। तो 1/4 नहीं हो गया, यही इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है 0, अनंत ध्रुवों पर भार में से थोड़ा कम, विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? 0 होता है। हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है, ये भी गलत है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है और यह बाहर के दबाव को निरस्त कर देता है, ये सही है। अगर हमारे शरीर के भीतर का दाब अधिक नहीं होता वायुमंडलीय दाब से, तो हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो ब्लड जो है शरीर में चलते रहते हैं, वो न चल के बाहर आने लगते हैं, क्योंकि वो दबाव के कारण ही है। जो वायुमंडलीय दाब उसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक है, इसीलिए शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन आराम से चलता रहता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट 4 नंबर देख लेते हैं। कितना नंबर हो गया? 4 हो गया, 5 हो गया, 6 देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि यह पृथ्वी के निकट है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सी है इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है और डी है इसका गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके गुरुत्वीय त्वरण कम है। पृथ्वी पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है। और हम अभी आपको बताए थे कि जो है भार जो है परिवर्तित होता रहता है। जो पृथ्वी पर जैसे किसी वस्तु का भार है, मान लीजिए 60 kg, तो वो चंद्रमा पर उसका वेट क्या हो जाए, भार क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू, तो वहाँ पे 10 kg हो जाएगा। मीन्स जो है पृथ्वी पर जो भार होगा चंद्रमा पर उसको 1/6 हो जाएगा। यदि दो पिंडों के बीच एक पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो यम जो है, एफ जो है डायरेक्टली एम के यम के डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है। तो जब यम का आधा कर दिया जाएगा, यम स्क्वायर इसके लिख रहे हैं, यदि दोनों मास बराबर है तब के लिए है। तो यहाँ पे जब है इसको समझा देते हैं। F बराबर g/m1 इंटू m2 अपान r²। तो F बराबर g तो कांस्टेंट है 1/2 m1 इंटू 1/2 m2 हो गया, अपान r² हो गया। तो फिर इक्वल g बराबर कांस्टेंट ही m1 m2 अपान ये जो है नीचे चला जाएगा तो 4r², मीन्स ये चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं। समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी उत्तरी ध्रुव पर न्यूनतम, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, चंद्रमा पर न्यूनतम, उपरोक्त सभी स्थान पर समान। तो समान भार में पदार्थ की मात्रा क्या होगी? तो सभी जगह समान होगी। यही मैंने अभी पहले बताया था कि m कभी भी परिवर्तित नहीं, तो आप कहीं भी चले जाइए परिवर्तित नहीं है, लेकिन भार में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, चंद्रमा की सतह पर g का मान 1/6 है। चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? तो अभी मैंने इसको बताया था
कि चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। ये 72 किलोग्राम है तो 72 का 72 ही होगा। यही चीज बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है कि द्रव्यमान परिवर्तित होता है या कि नहीं, तो नहीं होता है, सिर्फ भार में ही परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देते हैं, यदि हम दरवाजे की कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, परिवर्तित तो घट जाएगा। घर्षण बल जितना खुरदुरा रखेंगे उतना ही घर्षण बल बढ़ेगा, और जब उसमें तेल लगाएंगे तो घर्षण बल कम होता जाएगा। 11 नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 किलोग्राम भार तुल्य होगा 27 न्यूटन के, 9.8 न्यूटन के, 264.6 न्यूटन के और 2700 न्यूटन के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए, इसमें मैं समझा देती हूँ। W बराबर जो होता है mg होता है। m का मान 9.8 रखेंगे और g का मान यहाँ पे m का मान g का मान 9.8 हो गया और m का मान क्या है 27 किलोग्राम। ये दोनों को गुणा करा लेंगे तो 264.6 आ जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो नंबर 1 है, एक नियत वेग से गति की ओर नीचे की ओर, एक नियत वेग से ऊपर की ओर, एक नियत त्वरण से नीचे की ओर, एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। तो ये था आज का मेरा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इसको मैं कल डिस्कस करवाऊंगी। आज जो है 12 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप प्रॉपर इस चैप्टर के पहले थ्योरी कंप्लीट करिएगा, फिर उसके बाद इसका MCQ जो दिया गया है इसको पढ़िएगा। आई होप आप लोग ये जो है प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा सेशन लगा आज का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।